अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज उमैर खान फ्रॉम एस्पायर कॉलेज टॉकर कैंपस। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल एसी थ्रू इंडक्टर। अब इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इंडक्टर क्या होता है और उसके बाद हम लोग उसको जब एसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या चेंजिंग आएगी। तो व्हाट इज इंडक्टर? इंडक्टर इट इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ सोलोनाइड। इंडक्टर जो है ये सोलोनाइड की फॉर्म में ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं, हम लोग एक थिक कॉपर वायर यूज करते हैं। अगर कॉपर वायर थिक है तो थिक कॉपर वायर का मतलब है कि हमारे पास जो एरिया है वो एरिया लार्ज है। और हमने पढ़ा था एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस कम होगी। तो हमारे पास इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होती है और इतनी स्मॉल होती है कि हम लोग इसको निग्लेक्ट भी कर देते हैं। तो इंडक्टर which has in the form of solenoid and have very small resistance। अब इंडक्टर अगर सोलोनाइड की फॉर्म में है तो इसके पास लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी तो उसकी इंडक्टेंस ज्यादा होगी, तो विच हैज वेरी लार्ज इंडक्टेंस। तो इंडक्टर की हमने प्रॉपर्टीज को देखा, इंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है, अब इसको देखते हैं। जब इसमें से करंट पास करता है तो इंडक्टर जो है वो एनर्जीज को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है, जैसे कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता था। और हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम इसी तरीके से जो इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एमसीक्यू भी आपका लोअर बोर्ड में आ चुका है, इसको याद रखिएगा। इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद इंडक्टर अपोज द चेंज इन करंट। जब इंडक्टर में से करंट चेंज होता है तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर जो है उस चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। अब मैं अगर इसके साथ एसी करंट को कनेक्ट करूंगा तो हमने एसी करंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एसी करंट जो है वो 1 सेकंड में 50 टाइम्स अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो जब एसी करंट इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो इंडक्टर जो है जब उसमें करंट चेंज होगा तो इंडक्टर उस चेंज इन करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। लेकिन अगर मैं डीसी करंट कनेक्ट करूं इसके साथ तो डीसी करंट क्योंकि चेंज नहीं होता तो इंडक्टर जो है वो डीसी करंट को अपोज भी नहीं करता। तो यानी अगर मैं डीसी करंट को कनेक्ट करूं तो डीसी करंट जो है वो चेंज नहीं होता। तो अगर वो चेंज भी नहीं होगा तो फिर इंडक्टर डीसी करंट को अपोज भी नहीं करेगा। तो इंडक्टर जो है वो सिर्फ एसी करंट को अपोज करता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं एसी करंट के साथ और देखते हैं कि इसको कनेक्ट करने से हमारे पास वोल्टेज और करंट में क्या वेरिएशन आएगी। इस चैप्टर में हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि जब भी हम किसी भी डिवाइस को एसी करंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर वोल्टेज और करंट के रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जैसे रेजिस्टर में पढ़ा कि रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, उनके दरमियान फेज डिफरेंस 0 होता है। और फिर हमने पढ़ा कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज है वो हमारे पास लैग करता है और करंट जो है वो क्या करता था? लीड करता था। अब आज के आर्टिकल में हम देखेंगे कि इंडक्टर में वोल्टेज और करंट कैसे बिहेव करते हैं। क्या इसमें भी दोनों इन फेज होते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई फेज डिफरेंस आएगा? अब मैंने क्या किया, एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस L थी उसको मैंने एसी करंट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता है एसी करंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो अगर एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उसका क्या मतलब है कि वो 1 सेकंड में 50 टाइम्स अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। अब अगर पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इधर है तो इसके बाद नेक्स्ट मोमेंट में पॉजिटिव नीचे आ जाएगा और नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। तो 1 सेकंड में 50 टाइम्स ये पॉजिटिव नेगेटिव अपनी डायरेक्शन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और एसी करंट अगर आप देखें तो एसी करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो भी कंटिन्यूसली क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है। तो जब करंट चेंज होगा तो करंट के चेंज होने से हमारे पास इस इंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? इंड्यूस ईएमएफ।
और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगी, इंड्यूस करंट, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 15 में। अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये डायग्राम किसकी बन रही है, ये डायग्राम हमारे पास सेल्फ इंडक्शन की बन रही है। तो हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा था कि अगर एक ही कॉइल के अंदर करंट चेंज करे तो करंट चेंज करने से उस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो इंड्यूस करंट पैदा होता है, उसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और चैप्टर 15 में हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला पढ़ा था, EL इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अब क्योंकि यहाँ पे भी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है, तो जैसे ही करंट चेंज होगा तो इस इंडक्टर के अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, EL इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा हुआ है कि जो इसकी रेजिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होती है, और इतनी स्मॉल कि हम लोग इसको क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज निग्लिजिबल, अगर इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास निग्लिजिबल है तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल होगी, विच इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। अगर आपने इस इंडक्टर में से करंट को लीड करवाना है, करंट को पास करवाना है, तो करंट को पास करवाने के लिए आपको उतने ही अप्लाइड वोल्टेज देने पड़ेंगे जितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो हमारे पास जो EL है वो किसके इक्वल हो गया, वो इक्वल हो गया V के। तो मैं यहां पर इस इक्वेशन में फिर लिख सकता हूं V इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अब यहां पर L तो हमारे पास इंडक्टेंस है जो कि कांस्टेंट है। अगर मैं इस कांस्टेंट को खत्म करूं तो हम देखूंगा कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेल्टा I ओवर डेल्टा T के, यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और मैं पिछले आर्टिकल में इसको स्लोप का नाम भी दिया था कि जो डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का उसको हम स्लोप भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें करंट का डेरिवेटिव आ रहा है तो इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ IT कर्व। अब स्लोप कैसे वेरी करती है हम लोग लास्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल शॉर्टकट आपको बताता हूँ। स्लोप, जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान स्लोप होगी उन दो क्वांटिटीज का इनवर्स रिलेशन होगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो स्लोप किन दो चीजों के दरमियान है, यहां पर स्लोप वोल्टेज और करंट के दरमियान है। अब अगर वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। तो जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान आप स्लोप लेंगे उनका आपस में इनवर्स रिलेशन होगा। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। और स्लोप को लास्ट आर्टिकल में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि स्लोप कैसे वेरी कर रही होती है। अब इसके बाद अब सर्किट में क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, और अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कि सर्किट में कितना करंट चेंज हो रहा है, तो हमने AC करंट की इक्वेशन पढ़ी है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखें कि जो हमारे पास करंट है वो एक साइनोसाइडल फंक्शन है। जो करंट है वो एक साइनोसाइडल फंक्शन है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, इस करंट का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये मेरे पास करंट का ग्राफ आ गया जो कि साइनोसाइडल है। अब उसके बाद मैं यहां पर वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। मैंने भी आपको बताया कि जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान स्लोप होगी उन दो क्वांटिटीज का आपस में इनवर्स रिलेशन होगा। तो ये आप शॉर्टकट के तौर पे याद कर सकते हैं। तो देखें, अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो मिनिमम है, 0 है। तो वोल्टेज यहां पर क्या होगा, वोल्टेज यहां पर मैक्सिमम आएगा। अब अगर आप देखें तो करंट इंक्रीज हो रहा है, तो जब करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पर आके करंट मैक्सिमम हो गया, तो यहां पर आके जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यानी जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान हम स्लोप लेते हैं उन दो क्वांटिटीज का आपस में इनवर्स रिलेशन चल रहा होता है। अब हमारे पास करंट दोबारा डिक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगा। तो हमारे पास जब यहाँ पर पहुंचा तो करंट दोबारा मिनिमम हो जाएगा और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो दोबारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद करंट फिर इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज फिर डिक्रीज होगा। करंट मैक्सिमम हुआ, वोल्टेज मिनिमम हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें करंट मैक्सिमम हुआ तो वोल्टेज मिनिमम, उसके बाद करंट फिर डिक्रीज हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज होगा। यहाँ पर जब करंट पहुंचेगा तो करंट मिनिमम होगा और वोल्टेज दोबारा
क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया है स्लोप को याद करने के लिए, जबकि इसकी जो डिटेल थी वो लास्ट आर्टिकल में मैंने डिस्कस की थी। तो आप यहां पर देखें तो करंट और वोल्टेज जो है इस तरीके से वेरी कर रहे हैं। अब इस ग्राफ को देखते हुए हम देखेंगे कि इस ग्राफ के अंदर से क्या ये दोनों इन फेज हैं कि कोई इसमें से लीड कर रहा है। अगर आप देखें इनिशियली करंट जीरो पर है, इनिशियली हमारे पास जो करंट है वो जीरो पर है और जो वोल्टेज है वो इनिशियली 90 के ऊपर मौजूद है। अब जब करंट 90 पर गया तो हमने देखा वोल्टेज जो है वो 180 के ऊपर आ गया। जब वो 90 पर गया करंट तो वोल्टेज 180 पे, इसका मतलब जब नेक्स्ट करंट 90 पे जाएगा तो वोल्टेज जो है वो 180 के ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप इन वैल्यूज को देखें तो जो वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रहा है, वोल्टेज जो है वो आगे आगे जा रहा है, कितना, बाय द एंगल 90। तो यानी इसका मतलब इंडक्टर के अंदर हमारे पास जो वोल्टेज है वो लीड करता है और जो करंट है वो हमारे पास लैग करता है। तो फिर मैं क्या कहूँगा कि जो वोल्टेज है वो लीड करेगा और जो करंट है वो लैग करेगा। अब कितना लीड कर रहा है वोल्टेज लीड कर रहा है बाय द एंगल 90 या π/2। यानी इसका मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो उस वक्त जो करंट है वो मिनिमम होगा, और जब वोल्टेज मिनिमम होगा तो जो करंट है वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। और हमने ग्राफ में इन चीजों को देखा भी। अब इसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज इज लीड टू करंट बाय एंगल π/2 और 90। अब हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं। मैंने पोज दे दिया था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को। अब अगर हम देखें तो वोल्टेज लीड कर रहा था और जो करंट है वो लैग कर रहा है। तो हमने कहा था जो भी क्वांटिटी लैग करेगी उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास क्योंकि करंट लैग कर रहा है तो आप देखें करंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ गया, और जो वोल्टेज है वो हमारे पास लीड कर रहा है। तो हमारे पास कितना लीड कर रहा है, बाय द एंगल 90। तो आप देखें वोल्टेज को मैं वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये मेरे पास वोल्टेज आ गया, और करंट और वोल्टेज के दरमियान कितना फेज डिफरेंस है, π/2 और 90। तो ये हमारे पास इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब मैं डिस्कस करूंगा रेजिस्टेंस को। अब कोई भी सर्किट है जब उसमें से करंट पास करता है तो वो उस करंट को कुछ ना कुछ अपोज लाजमी करेगा, रेजिस्टेंस लाजमी होगी। अब यहां पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है हम उसको रेजिस्टेंस का नाम नहीं दे रहे, बल्कि यहां पे हम उसको रिएक्टेंस का नाम दे रहे हैं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब स्टूडेंट्स आप परेशान होंगे कि यहां पे हम इसको रेजिस्टेंस क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि जब इसमें से करंट फ्लो करता है इंडक्टर में तो इंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है वो अपोज करती है किसको, अप्लाइड करंट को। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास एज इट इज, वो जो हमने रेजिस्टेंस के अंदर रुकावट पड़ी थी कि जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, यहां पे वो केस नहीं है। यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करती है किसको, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको, और उसकी वजह से जो करंट है वो हमारे पास उसको अपोज का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर जो रिएक्टेंस है दरअसल वो रिएक्शन से निकली है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रिएक्शन कर रही होती है। तो इसलिए इसमें जो रेजिस्टेंस है हम उसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, तो द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। एसी करंट के रास्ते में जो इंडक्टर रुकावट डालेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम शो करते हैं XL के साथ, और इसका यूनिट क्या है, हमारे पास इसका यूनिट ओहम ही होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है तो हम लोग इसका यूनिट ओहम ही यूज करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है, हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I। अब यहां पे क्योंकि हम लोग इसको XL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला होगा XL इज इक्वल टू, और हमने पढ़ा था कि जब भी एसी
करंट के अंदर, एसी सर्किट के अंदर हम लोग आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो वोल्टेज यूज करेंगे वो वी आरएमएस, और जो करंट की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे तो आई आरएमएस। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, एक्सएल इज इक्वल टू वी आरएमएस ओवर आई आरएमएस। अब यहां से एक और हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एल। अभी फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे फार्मूला आपने एज इट इज याद रखना है, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब इस फार्मूले के अंदर अगर आप देखें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है, एसी करंट की जो इसको हम 2 पाई एफ भी कह सकते हैं, तो अगर एसी करंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हमारे पास जो उसकी रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा होगी, और अगर एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। और दूसरा, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास जो इंडक्टेंस है अगर वो ज्यादा होगी तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ भी और इंडक्टेंस के साथ भी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पावर डिसिपेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर डिसिपेशन। अब यहां पे देखिए मैंने उस ग्राफ को 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। मैंने ग्राफ को टोटल 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। ये मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर है, और ये सेकंड क्वार्टर, इसके बाद ये थर्ड क्वार्टर, और ये फोर्थ। मैंने एक साइकिल के 4 क्वार्टर बना दिए हैं। अब यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पावर किस तरीके से डिसिपेट होती है। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो हमारे पास वोल्टेज और करंट, ये मेरे पास करंट है और ये वोल्टेज है। अगर आप देखें तो जो वोल्टेज है वो भी पॉजिटिव है और जो करंट है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों अपवर्ड है। तो जितने भी अपर पोर्शन है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो करंट भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो पावर का फार्मूला हमने पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वी आई। अगर दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव है तो हमारे पास जो नेट पावर है वो हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब पावर पॉजिटिव का क्या मतलब है, अगर पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पावर जो है वो डिसिपेट हो रही है, जाया हो रही है। और अगर पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि पावर एक्वायर, पावर गेन हो रही है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वहां पर इतनी पावर डिसिपेट हो रही है, और अगर पावर नेगेटिव में आए तो इसका मतलब इतनी पावर गेन हो रही है, दोबारा हासिल हो रही है। तो हमारे पास यहां पर पॉजिटिव पावर आ गई। पावर पॉजिटिव का मतलब है फर्स्ट साइकिल के अंदर पावर डिसिपेट हो रही है। अब जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा तो नेगेटिव साइकिल में देखिएगा कि हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव है, और जो वोल्टेज है क्योंकि वो नीचे आ गया तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो नेगेटिव है। तो मैं यहां पर देखें करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई और जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो जब मैं पावर कैलकुलेट करूंगा तो पावर में जो वोल्टेज है वो नेगेटिव है और जो करंट है वो पॉजिटिव है, तो नेट पावर मेरे पास कितनी आ गई, पावर मेरे पास आ गई नेगेटिव। तो इसका मतलब पावर नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहां पर जो एनर्जी है वो वापस गेन हो रही है। फर्स्ट क्वार्टर में एनर्जी डिसिपेट हुई और सेकंड क्वार्टर में एनर्जी दोबारा एक्वायर, दोबारा गेन हो गई। अब थर्ड क्वार्टर में आप देखें जो हमारे पास करंट है वो नेगेटिव है और जो वोल्टेज है वो फिर पॉजिटिव है, तो यहां पे नेगेटिव है, तो यहां पर दोनों ही नेगेटिव हैं। तो अगर मैं यहां पर पावर कैलकुलेट करूं तो करंट भी मेरे पास नेगेटिव है और वोल्टेज भी मेरे पास नेगेटिव है, तो पावर मेरे पास कितनी आएगी, -v मल्टीप्लाई बाय -i। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, फिर से माइनस और माइनस प्लस, तो पावर फिर मेरे पास पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब थर्ड क्वार्टर में पावर फिर से डिसिपेट हुई। अब मैं लास्ट में देखता हूं कि मेरे पास लास्ट के अंदर जो वोल्टेज है वो फिर मेरे पास पॉजिटिव हो गया और जो करंट है वो मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। तो लास्ट के अंदर हम लोग पावर को कैलकुलेट करते हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर,
जो करंट है वो मेरे पास नेगेटिव है और जो वोल्टेज है वो मेरे पास पॉजिटिव है, तो जो पावर है वो मेरे पास क्या आएगी, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर मेरे पास नेगेटिव आएगी। इसका मतलब थर्ड क्वार्टर के अंदर पावर डिसिपेट हुई और फोर्थ के अंदर पावर फिर से गेन हो गई। तो आप देखें 2 क्वार्टर में पावर डिसिपेट हो रही है और 2 क्वार्टर के अंदर पावर गेन हो रही है। तो अगर मैं नेट पावर की बात करूं तो नेट पावर हमारे पास क्या होगी, नेट पावर 0 आएगी, यानी कि हमारे पास 0 पावर डिसिपेट होगी। तो अगर एक प्योर इंडक्टर है तो प्योर इंडक्टर के अंदर पावर डिसिपेशन कितनी होती है, 0 होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर एक प्योर इंडक्टर है तो प्योर इंडक्टर में हमने डिस्कस किया था कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, 0। तो प्योर इंडक्टर के अंदर पावर डिसिपेशन कितनी होगी, 0 होगी। अब आप कहेंगे सर ये तो एक आइडियल केस है, क्योंकि रियल लाइफ में तो हमारे पास कोई ना कोई पावर डिसिपेट तो होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने अभी किया है ये आइडियल केस के लिए। तो आइडियल केस में जो हमारे पास पावर डिसिपेशन है वो 0 होती है, लेकिन रियल लाइफ में कोई भी इंडक्टर है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो लाजमी होगी, तो फिर पावर डिसिपेशन भी होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।